अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 15 है, 16 सॉरी, पार्ट 2 में। तो इन्वायरमेंट आज तो बेसिकली जो इसका लेक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही होगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। तो देखते हैं इसको। तो अच्छा, सबसे पहले इसमें ये है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। ये डील करती है केमिकल्स में से और कुछ पोलूटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर हैं। बस, ठीक है। तो हम कहते हैं कुछ केमिकल्स हैं और इसी तरीके से कुछ पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये कोई उनसे डील करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, जो पोल्यूशन है, ये उनके सोर्स से भी डील करती है कि उनका सोर्स क्या है। और उसके बाद ये उनकी ट्रांसपोर्टेशन को भी डील करती है। और उसके बाद जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, और रिएक्शन भी तो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। मसलन हम आगे जाके ये इस एसिड रेन को पढ़ेंगे कि ये इसकी क्या रीजंस हैं। तो इन सब की जो है, समझ लें इनको पढ़ना कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, उसमें केमिकल्स कौन से हैं, सोर्स क्या है उनका, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस, टॉक्सिक सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रेजेंट है। और ये देखना कि फिर इसके ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या इफेक्ट है इन टॉक्सिक गैसेस के। तो हम फिर ये बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना कोई इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो बायोलॉजी से फिजिक्स, मैथ, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ, इन सब के साथ ही इंटर रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ये सबसे इंटर रिलेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट आता है इसके अंदर, वो आ रहा है हमारे पास एटमॉस्फेयर। तो हम इसको डील करेंगे। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। वही यही इसकी डेफिनेशन बनेगी। ये मेरे पास, मैं कहता हूँ, अगर अर्थ है तो 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक हमें गैसेस मिलती हैं जिन्होंने अर्थ को घेरे हुआ है, ठीक है, 1000। लेकिन इनमें ये इन इन गैसेस का जो 50% मास है वो हमें 5.6 किलोमीटर तक ही मिल जाता है। मतलब ये जैसे जैसे हम ऐसे हाइट की तरफ जाते हैं, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इनकी मिकदार कम हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं कौन सी? हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन है वो आपके पास नाइट्रोजन का है, आप जानते हैं। वो लगभग 78% नाइट्रोजन है हमारे पास। उसके बाद दूसरी मेजर गैस जो हमारे पास आती है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 21% है। और उसके बाद हमारे पास आर्गोन है, जिसकी 0.9% है। इसके अलावा और बहुत सी गैसेज हैं, वाटर वेपर्स भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, मीथेन गैस भी प्रेजेंट है, और डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट है। लेकिन मेजर ये तीन गैसेज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि सनलाइट से कुछ रेडिएशन आती हैं, मतलब, ठीक है, बहुत सी रेडिएशन है जो अर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं। उनमें यूवी रेडिएशंस हैं, और उनमें हमारे पास कॉस्मिक रेज हैं। अच्छा, ये वाली जो रेज है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ठीक नहीं है, लाइफ के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये जो गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, इन कॉस्मिक रेज को, यूवी रेज को ना अब्जॉर्ब कर लेती हैं और लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। एक तो इनका ये काम है। दूसरा, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उसके लिए जरूरी है। और सबसे अहम काम ये है कि ये अर्थ का जो हीट बैलेंस है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। ये हीट को बैलेंस किए रखती है, ठीक है, ये इनका रोल है गैसेस का। दूसरे नंबर पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा हाइड्रोस्फीयर। ये डायग्राम से सारी चीज क्लियर हो रही है कि हाइड्रोस्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर बॉडीज को हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक नया व्हाइट बोर्ड यहाँ से लेंगे। तो जिस तरह डायग्राम था उसमें आप देख रहे थे, हम इसको नया ले आते हैं यहाँ से, किसी एक डायग्राम को यहाँ से डेस्कटॉप से मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने डायग्राम दोबारा हम लें। अब जो दूसरा हम जो जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, जिस तरह मैं इसकी डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? वाटर बॉडीज को, ठीक है। जितनी भी वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर में डिस्कस करेंगे।
तो हाइड्रोस्फीयर में हमारे पास जितना भी वाटर है उसका जो अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं लगभग जो 97% वाटर है वो सी वाटर है। और उसके बाद जो 2% वाटर हमारे पास आता है वो ग्लेशियर्स जो हैं उन कैटेगरी में आ जाता है। और 1% बचता है हमारे पास जिसे हम आप जिसको फ्रेश वाटर कह सकते हैं। वो सिर्फ हमारे पास 1% बचता है। उस 1% में भी ये जो 1% फ्रेश वाटर है इसमें 69% तो हम यूज कर लेते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। और लगभग इसका जो 23% है वो यूज हो जाता है इंडस्ट्री में। और 8% सिर्फ जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जिसको पढ़ेंगे वो हमारे पास है लिथोस्फियर। तो ये डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि जो लिथोस्फियर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लिथोस्फियर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम इसकी डेफिनेशन बनेगी रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो सॉलिड चीजें हैं रिजिड रॉकी क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, इसको हम लिथोस्फियर से रिप्रेजेंट करते हैं। लिथोस्फियर में की जो कंपोजिशन है इसमें जो बहुत से मेटल्स इसके अंदर आ जाते हैं, हार्ड पार्टिकल इसमें आ जाते हैं। तो इसमें 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 99% है। उसमें लिथोस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, 11 ऐसे एलिमेंट है जो 99% वो हैं। उनमें सबसे ज्यादा लिथोस्फीयर में जो एलिमेंट पाया जाता है वो आपके पास ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारे पास आता है सिलिकॉन और उसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिनियम। ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लिथोस्फीयर में। 46% ऑक्सीजन है, 27% सिलिकॉन और 8% आपके पास एल्यूमिनियम है। आयरन भी इसमें लगभग 5% हमारे पास प्रेजेंट है। तो 99% तो यही जो तीन चार जो 11 एलिमेंट्स हैं उनमें तीन चार ये हैं। बाकी कैल्शियम 3% है, सोडियम 2% है, आई थिंक पोटाशियम 3% और मैग्नीशियम भी 2% के पास पास है। ठीक है। तो ये हमारे पास लिथोस्फीयर में हम इनको ये इसकी कंपोजिशन हो जाती है। ठीक है। ये ज्यादातर मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। लास्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर अब क्या होता है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। हम यहाँ एक नई फाइल ले लेंगे। ये देखिए, बायोस्फीयर में हमारे पास वो रीजन आता है एटमॉस्फेयर का जो हम कहते हैं कि स्पोर्ट लाइफ, रीजन ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द लाइफ। ठीक है, इसकी एक हम सादा सी डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, कि वो वाला रीजन है जो सपोर्ट कर रहा है लाइफ को, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है। अब बायोस्फीयर के अंदर ही इकोसिस्टम आता है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। इसमें हम सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं। फिश जो है आपको पता ही है उसका जो सिस्टम आएगा वो वाटर होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दे रहे हैं, इनका एक अपना सिस्टम है जहाँ पर ये रह रहे हैं। ठीक है। तो हम छोटी सी एक डेफिनेशन और पढ़ लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। वो हमारे पास है पोल्यूटेंट्स। ठीक है, कि पोल्यूशन क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। बेसिकली हम इसमें वो चीजें लेंगे, इसकी डेफिनेशन बनेगी कि कोई भी सब्सटेंस, गैस, केमिकल्स जो अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को। तो हम इसमें बोलेंगे कि कोई वो सब्सटेंस है जो ह्यूमन हेल्थ को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम उसको पोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, एनी सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ या क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसको हम पोल्यूशन की कैटेगरी में लेके आएंगे। अब इसकी रीजन क्या, सबसे बड़ी जो पोल्यूशन की रीजन है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये इसकी रीजन है। अच्छा, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी जाहिर सी बात है फिर उसमें इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों की जरूरियात ज्यादा होंगी। और फिर उसमें जारी बात है इंडस्ट्री जो है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए इतनी ठीक नहीं है। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, जितनी गाड़ियां हैं उनमें से धुआं निकलता है, उनमें से भी कुछ गैसेज निकलती हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है। तो पिछले 50 सालों में एडवर्सली अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो इन गैसेज ने, इन पोल्यूशंस ने
बहुत ज्यादा इफेक्ट किया आजकल। तो आप जानते हैं कि जो स्मोक है, स्मोक की वजह से ही आपकी छुट्टियां हुई हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये भी हमारे पास आ जाता है कि जिसने बायोस्फीयर को काफी ज्यादा मुतासर किया है स्मोक ने। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। बस हम इसको इधर ही खत्म करते हैं।